हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म। पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस की न्यूज़ को अगर फॉलो करते हैं तो एक ट्रेंड आपने देखा होगा इंडिया और श्रीलंका के रिलेशन के बीच में कि अगर हमारे यहाँ से कोई डिग्नेटरी जाता है श्रीलंका के अंदर या श्रीलंका से कोई डिग्नेटरी आता है भारत के अंदर तो एक 13th अमेंडमेंट की बात होती है, 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात होती है। अभी हमारे फॉरेन मिनिस्टर गए थे और फॉरेन मिनिस्टर ने श्रीलंका से गुजारिश करी कि 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो आपने हमको 1987 के अंदर हमको प्रॉमिस करा था उसको प्लीज आप लागू करें। अभी यहाँ के जो प्रेसिडेंट है विक्रमसिंघे, ठीक है, वो यहाँ पर आए हुए हैं भारत के अंदर। तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने वापस से उनको याद कराया कि 1987 के अंदर जो आपने वादा करा था 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का, वो आप अपने वादे को निभाएं। तो क्या है ये 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, आज हम इस वीडियो के अंदर समझेंगे। न्यूज ये है, प्राइम मिनिस्टर मोदी रेज एस्पिरेशन ऑफ तमिलियंस, ठीक है, विद श्रीलंकन प्रेसिडेंट रणिल विक्रमसिंघे, ठीक है, विक्रमसिंघे, और उन्होंने कहा है कि 13th अमेंडमेंट जो है ना उसका इंप्लीमेंटेशन करें और उसका फुल इंप्लीमेंटेशन यहाँ पर करें। इस तरह की बातें यहाँ पर करिए। तो अब यहाँ पर होता है कि 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या है, तो इसके लिए हमको पहले थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए श्रीलंका के अगर डेमोग्राफी के बारे में हम देखें, अब हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको बता रहे हैं श्रीलंका के, उससे आपको समझ में आएगा 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या है और वो क्यों अभी तक लागू नहीं करा है श्रीलंका ने, वो भी आपको इसके अंदर समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए कि श्रीलंका की डेमोग्राफी, ये जो नीले रंग का एरिया आप देख रहे हैं ना, दिस आर द मेजोरिटी ऑफ द श्रीलंकन्स। ठीक है, श्रीलंका के अंदर जो मेजोरिटी है वो ये है जिनका नाम है सिन्हलीज। 75 से लेकर 85% तक सिन्हलीज श्रीलंका में रहते हैं। और ये जो रेड एरिया देख रहे हैं, एक तो आप नॉर्थ में देख रहे हैं और आप ईस्ट के अंदर देख रहे हैं, ये जो नॉर्थ और ईस्ट के अंदर ये रेड एरिया है, दिस इज व्हाट, दिस इज द तमिलियंस। इन तमिलियंस का एसोसिएशन है भारत के साथ। एक्चुअली भारत के अंदर जो तमिलनाडु है वहीं से ये तमिलियंस यहाँ पर ब्रिटिशर्स के टाइम पर गए हैं एज ए वर्कर और यहाँ पर जाकर सेटल हो गए इस जगह पर, और इस जगह पर जाकर यहाँ पर सेटल हो जाएंगे। अब आप यहाँ पर ये बात भी ध्यान रखें कि इन तमिलियंस से तमिलनाडु के लोगों को बड़ा ही ज्यादा एक तरह से सेंटिमेंटल अटैचमेंट है। इन लोगों को अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पर दुख होता है किसको, तमिलनाडु को। और तमिलनाडु फिर सेंटर से बोलेगा, दिल्ली से बोलेगा कि भैया आपके फॉरेन रिलेशंस के अंदर श्रीलंका से बात करो अगर कोई भी दुख या दर्द इन लोगों को होगा, तमिलियंस को। मतलब कि हम ये समझ गए कि दो तरह के लोग यहाँ पर हैं, एक तो तमिलियंस और सिन्हलीज। तमिलियंस माइनॉरिटी के अंदर है जिसके अंदर 15 से 18% माइनॉरिटीज के अंदर है, और सिन्हलीज जो है 75 से लेकर 85% तक सिन्हलीज यहाँ पर है, 75 से लेकर 78% तक। अब हमने ये बात समझ ली, इसकी डेमोग्राफी हम समझ गए। अब ये भी समझ गए कि भारत के तमिलनाडु को एक अफेक्शन है किससे, यहाँ के तमिलियंस से। एक तरह से कल्चरल और एथनिक लिंकेजेस हैं। कभी भी यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पे तमिलनाडु के लोगों को दिक्कत होती है, वो दिल्ली से बोलते हैं, और फिर फॉरेन रिलेशन हमारा इस तरह से बना हुआ है। अब देखिए ये भी आपको समझना होगा, ब्रिटिशर्स जब थे तो ब्रिटिशर्स ने अपनी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी यहाँ पर लगाई। जैसे हम कॉलोनी थे वैसे भी श्रीलंका भी एक कॉलोनी थी ब्रिटिशर्स का। ब्रिटिशर्स ने वहाँ पे डिवाइड एंड रूल पॉलिसी लगाते हैं, और ब्रिटिशर्स की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ये होती है कि माइनॉरिटीज जो होते हैं उनको पकड़कर अपीजमेंट करते हैं उनका, ठीक है, उनको अपीजमेंट करते हैं, उनको रिसोर्सेज दे देते हैं और उनको मेजोरिटी के खिलाफ खड़ा कर देते हैं, और माइनॉरिटी वर्सेस मेजोरिटी इस तरह से हो जाता है। इसी वे के अंदर वहां पर भी श्रीलंका के अंदर भी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी लगाई जाती है, और जो माइनॉरिटी तमिलियंस होते हैं उनको बहुत सारे रिसोर्स दिए जाते हैं, जिससे कि वो क्या होते हैं, बहुत रिच हो जाते हैं और बहुत सारे रिसोर्सेज को वो कैप्चर कर लेते हैं। अब मेजोरिटी बैठ के देख रहा है कि माइनॉरिटीज ने हमारी क्या कर रखा है, पूरे के पूरे रिसोर्सेज को कैप्चर कर रखा है। ये लोग इतने से हैं पर इन्होंने सारे रिसोर्सेज को कैप्चर कर रखा है। तो मेजोरिटी के दिमाग के अंदर एक माइनॉरिटी के लिए और सिन्हलीज के दिमाग के अंदर एक तमिलियंस के लिए एक नेगेटिव फीलिंग यहाँ पर आ जाती है, पर कुछ कर नहीं सकते क्योंकि ब्रिटिशर्स अभी यहाँ पर क्या है, अथॉरिटी है। पर जब 1949 के अंदर ये आज़ाद होते हैं, 1949 के अंदर जब श्रीलंका को इंडिपेंडेंस मिलती है, ब्रिटिशर्स छोड़कर जाते हैं इनको, तब जाकर ये सोचते हैं कि अब हमारा समय आ गया, अब हमारा टाइम आ गया है कि हम क्या करें, इन लोगों को मजा चखाएं, तमिलियंस को मजा चखाएं। और फिर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये बहुत सारे ऐसे एक्ट निकालते हैं, जैसे सिटीजनशिप एक्ट निकालते हैं 1948 का, जिससे बहुत सारे तमिलियंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, डिसिटीजनाइज हो जाते हैं। मतलब श्रीलंका के अंदर उनकी सिटीजनशिप ही हट जाती है, क्योंकि वो सिटीजन मानते हैं कि 4 पीढ़ियों से पहले वाले जो लोग होंगे वही सिटीजन होंगे। तो यहाँ पे इस तरह के एक्ट्स निकालते हैं, लैंग्वेज पॉलिसी भी निकालते हैं, जिसके अंदर तमिल लैंग्वेज को जो है वो कोई रिकॉग्निशन नहीं देते, ओनली सिन्हली लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज और नेशनल लैंग्वेज यहाँ पर माना जाता है। तो यहाँ पर एक तरह से उनके राइट्स को छीनने की कोशिश की जाती है। अब क्या होता है कि इन पॉलिसीज के कारण और भी बहुत सारी पॉलिसीज बनाई जाती है, जिससे कि क्या होता है कि इनके राइट्स छीने जा रहे हैं तमिलियंस के, सिन्हलीज के द्वारा। इन सभी पॉलिसीज के कारण स्टार्टिंग में तमिलियंस प्रोटेस्ट करते हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं। यहाँ पर ये देखेंगे आपकी रिसोर्सफुल थे, बट यहाँ पर इनकी रिसोर्सेज को छीनने की कोशिश कर रही है, तो ये प्रोटेस्ट करते हैं।
पर धीरे धीरे ये प्रोटेस्ट जो होता है वायलेंट हो जाता है और धीरे धीरे बहुत सारे मिलिट्री आउटफुट बन जाते हैं, जैसे कि लिटे, टल्फ, प्लॉट, इस तरह से ये ऑर्गेनाइजेशन आपने सुनी भी होंगी। और लिटे जो होती है यहाँ पर एक डिमांड उठा देता है कि हमको श्रीलंका के साथ रहना ही नहीं है, हमें अपना सेपरेट नेशन चाहिए, और ये डिमांड इस तरह से लिटे की यहाँ पर उठ जाती है। तो मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि इस तरह से आप देखेंगे तो तमिलियन का प्रोटेस्ट जो होता है वो आगे जाके मिलिट्री आउटफुट्स बन जाते हैं और फिर ये प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं। जब ये सब चीजें हो रही हैं तो भारत के तमिलनाडु को बहुत दर्द हो रहा है, ठीक है। भारत का तमिलनाडु सेंटर के पास जाता है और सेंटर के पास कहता है कि देखिए यहाँ के तमिलियंस के साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है, तो आप कुछ यहाँ पर क्या करें, इंटरफेयर करें, फॉरेन पॉलिसीज के अंदर यहाँ पर इंटरफेयर करें। तब जाकर आप देखते हैं कि राजीव गांधी जो होते हैं वहां पर जयवर्धने के पास जाते हैं, उस वक्त उसके प्रेसिडेंट होते हैं जयवर्धने, और एक इंडो श्रीलंका अकॉर्ड और राजीव गांधी जयवर्धने अकॉर्ड साइन किया जाता है, जिसके अंदर यह वादा किया जाता है जयवर्धने के द्वारा कि हम आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके क्या देंगे, हम बहुत सारे प्रोविजंस इस तरह से बनाएंगे जिससे कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिलेगी इसके नॉर्थ और ईस्टर्न रीजन्स को, और यहाँ पर बहुत सारी इनको पावर दिया जाएगा। जो अभी पावर पूरी की पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर कैप्चर करके बैठी है वो सारी पावर इनको डिवॉल्व करी जाएगी, ऐसा वादा करा जाता है 1987 की राजीव गांधी जयवर्धने अकॉर्ड के अंदर। और ये सब चीजें बोली जाती है कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी जाएगी तमिलियंस को, मतलब ये प्रोविंसेस बनाए जाएंगे, और इसके अंदर क्या होगा, इलेक्शन होगा, इलेक्शन होकर यहाँ पर जो प्रोविंसेस होंगी उनको बहुत सारी पावर दी जाएगी, ऐसा इसके अंदर बात किया जाता है, राइट। मोर डिवोल्यूशन ऑफ द पावर, मर्जिंग ऑफ द नॉर्थ और ईस्टर्न प्रोविंस, ऐसा भी बोला जाता है कि नॉर्थ और ईस्टर्न प्रोविंस को मर्ज कर दिया जाएगा। अभी क्या क्या 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में लिखा हुआ है ये मैं आपको बताऊंगा, बट बिफोर दैट मैं ये बताना चाहता हूं कि आप पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म पर हैं और पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म आपके लिए एक उड़ान बैच लेकर आए हैं जो कि सिर्फ 7,999 रुपीज के अंदर आपकी पूरी प्रिपरेशन करा रहा है यूपीएससी सीएससी की, जिसके अंदर आप देख सकते हैं 900+ आवर्स का लाइव क्लासेस है, मेंस टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज इज आल्सो देयर, लाइव आंसर राइटिंग प्रोग्राम है, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ सिलेबस है, फ्री मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम्स हैं, टॉपर्स के साथ आपकी गाइडेंस कराई जाएगी, प्लस वेल प्लान शेड्यूल के अंदर आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये सब कुछ आपको 7,999 रुपीज के अंदर मिलेगा, और यहाँ पे जो कोड यूज करना है आपको लाइव डीवी कोड यूज करना है। इसी तरह से अभी जो फीस है वो ये हाइक होने वाली है, बिकॉज आपको भी पता है 7,999 रुपीज इज नथिंग, ठीक है, जितने हम फीचर्स दे रहे हैं। तो 35% तक फीस हाइक होगी, जुलाई 25 को होगी, तो उससे पहले आप सब्सक्रिप्शन लें। इसी के साथ साथ ज्योग्राफी ऑप्शन भी आप पढ़ सकते हैं कॉम्बो सब्सक्रिप्शन के थ्रू 15,000 रुपीज के अंदर। अलग से भी आपको पढ़ना है ज्योग्राफी ऑप्शन तो अलग से भी आप ले सकते हैं। उड़ान प्लस PSI और ऑप्शनल भी ये वाला बैच जो है 15,000 रुपीज के अंदर आपको मिलेगा। हिस्ट्री ऑप्शनल भी उड़ान बैच के साथ आप ले सकते हैं। ज्योग्राफी अलग से पढ़नी तो वो पढ़ सकते हैं सिर्फ 7,999 रुपीज के अंदर। और 15 अगस्त से PSIR ऑप्शनल भी स्टार्ट हो रहा है, हिस्ट्री ऑप्शनल भी स्टार्ट हो रहा है, और एंथ्रोपोलॉजी का ऑप्शनल भी स्टार्ट हो रहा है। तो ये सारे भी आप इसके अंदर पढ़ सकते हैं सिर्फ 7,999 रुपीज के अंदर। ध्यान रहे यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है, टेस्ट सीरीज में आपको यहाँ पर ऑप्शन के अंदर मिलेगी। ये हमारी टीम है जो डिफरेंट इनोवेटिव मैनर के अंदर उड़ान बैच में आपको प्रिपरेशन कराएगी। चलिए आगे हम पढ़ रहे हैं कि प्रोविजंस 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की क्या है। तो भारत ऐसे बोलता है श्रीलंका से कि 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपके इसके अंदर डालना चाहिए, और राजीव गांधी ऐसे बोलते हैं जिसके अंदर बहुत सारी पावर्स को डिवॉल्व करो, जैसे पावर ऑफ लैंड की लैंड जो होना चाहिए प्रोविंस का सब्जेक्ट होना चाहिए, सेंटर का सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। पुलिस प्रोविंस के अंदर दो, एजुकेशन दो, हेल्थ दो, एग्रीकल्चर दो, ये सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर ऑटोनॉमी क्या होनी चाहिए, वहां की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी, उन प्रोविंसेस की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी उनके पास ये पावर होनी चाहिए, ना कि सेंटर के पास पावर हो। इस तरह की 9 प्रोविंसेस कंट्री के अंदर बने और उनको प्रोविंशियल ऑटोनॉमी यहाँ पर इसके अंदर मिले, ठीक है। तो देखो ये जो रीजन है जो कि आप देख रहे हैं कि नॉर्थ और ईस्ट का रीजन है, ठीक है, ये वाला जो है इसके अंदर अपन ने देखा था, एक बार मैप के अंदर वापस देख लेते हैं। ये वाला जो रीजन है इसके अंदर अभी क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा यहाँ पर डोमिनेंस है। सेंट्रल गवर्नमेंट ही यहाँ की पुलिस कंट्रोल करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही लैंड कंट्रोल करता है, सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट ही कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर ये बोला गया 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कि यहाँ पे प्रोविंसेस बनाए जाए और उनको पावर दी जाए, यहाँ पे इलेक्शन हो, प्रोविंसेस बने, उनको पावर दी जाए और यहाँ पर उनको ऑटोनॉमी प्रोवाइड करी जाए। ये सारी ऑटोनॉमीज जो है उनको इस तरह से प्रोवाइड करी जाए, लैंड, पुलिस, एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, हाउसिंग, इन सब की ऑटोनॉमी यहाँ पे प्रोवाइड करी जाए। इसके साथ साथ यहाँ पर ये बोला जाता है कि एक फाइनेंस कमीशन बनाया जाए, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फाइनेंस कमीशन, जिससे कि डिवीजन जो फंड हो वो बिल्कुल रेशनल डिवीजन हो। ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से दे रहे हैं, यहाँ के लोगों को तो दे ही नहीं रहे और सारी प्रोविंसेस में दे रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। रेशनल डिवीजन जो हो फंड्स का हो, राइट। दूसरी चीज, नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री को जो है, जहां पर तमिलियंस रहते हैं, उनको
जो है उनको मर्ज कर दिया जाए। जो मैंने आपको मैप के अंदर दिखाया था, इन दोनों पार्ट्स को मर्ज करके एक तरह से यहाँ पर इन दोनों पार्ट्स को मर्ज करके एक प्रोविंस बनाया जाए। इसके साथ साथ तमिल जो है उसको एक ऑफिशियल लैंग्वेज बना देनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस थे 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, और ये वादा करा गया था 1987 के अंदर जयवर्धने के द्वारा राजीव गांधी को। बट आज तक ये वादा कभी फुलफिल हुआ नहीं है। आप देख रहे हैं कि क्यों नहीं हुआ है। अब यह है आपके दिमाग में, अभी तक क्यों नहीं हुआ सर ये चीज है, तमिलियंस को ज्यादा पावर क्यों नहीं मिली? क्योंकि सिन्हलीज वर्सेस तमिलियन जो है वो अभी तक श्रीलंका के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। श्रीलंका के अंदर बहुत सारे सिविल वार हुए हैं, ठीक है ना। लिट्टे के और श्रीलंकन गवर्नमेंट के बीच में बहुत सारे सिविल वार हुए हैं, ठीक है। उसके अंदर हम नहीं जा रहे, वो अलग सेपरेट टॉपिक है। बट आप यहाँ पर देखते हैं कि श्रीलंका के अंदर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, जैसे जनता विमुक्ति पेरामुना, ठीक है, नेशनल फ्रीडम फ्रंट, ठीक है, जथिका हिला उर्मैया, ठीक है, ये जो पार्टीज है ये कहते हैं कि भैया ये पूरा का पूरा अमेंडमेंट को ही आप क्या कर दो, स्क्रैप कर दो, कोई इनको पावर नहीं देनी है, डिवोल्यूशन ऑफ पावर बिल्कुल इसके अंदर नहीं देनी है। कुछ बोल रहे हैं कि डिवोल्यूशन ऑफ पावर दो, पर 13 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर जो लिख रखा है वो सारा सारा मत दो, कुछ कुछ हटाकर इसके अंदर दे दिए। तो ऑन द अदर हैंड तमिलियंस हैव सेड दैट इनफ पावर हैड बीन डिवॉल्व टू द प्रोविंशियल काउंसिल्स टू मेक देम द मीनिंगफुल, की इवन इनफ पावर अभी तक डिवॉल्व हुई नहीं है, इस तरह से इसके अंदर बोलते हैं। तो एक तरफ तमिलियंस की जो पार्टी है ना, जिसका नाम है टीएनए, तमिल नेशनल अलायंस, ठीक है, टीएनए, वो कहती है कि हमें 13 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर जो डिवॉल्वमेंट हुआ है वो बिल्कुल अभी तक हुआ नहीं है। और ये पार्टीज जो बोल रही हैं वो कह रही हैं, जो कि सिन्हलीज को सपोर्ट करती हैं और तमिलियंस के अगेंस्ट में बोलती है कि भाई 13 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को भूल जाओ, उसको पूरा का पूरा स्क्रैप कर दो। तो इस तरह से कंट्री बटी हुई है। तो 13 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक तरह से बोन ऑफ कंटेंशन है। अब हमारी दिक्कत यह है कि अगर हम इस चीज को परस्यू नहीं करते हैं, ठीक है, तो फिर हमारी तमिलियंस को, हमारी कंट्री के अंदर जो तमिलनाडु है उसको दिक्कत होता है, तमिलियंस को दिक्कत होता है, और वहां पे पॉलिटिकल डायमेंशन इसी तरह रहता है कि दे आर द सिंपैथाइजर्स ऑफ द तमिलियंस इन श्रीलंका, ठीक है। फिर सेंटर को प्रेशराइज करते हैं और फिर सेंटर को स्टेप इस तरह से लेना होता है। तो अब देखिए श्रीलंकन प्रेसिडेंट विक्रमसिंघे, ठीक है, विक्रमसिंघे, उन्होंने कहा कि देखिए हम 13A अमेंडमेंट जो है उसको लगा तो देंगे, बट उसके अंदर आपको पुलिस की पावर नहीं देंगे। ऐसा यहाँ पर कहा गया था 18 जुलाई को। मतलब ये जब विजिट करें भारत को, उससे पहले उन्होंने इस इशू को सॉर्ट आउट करने के लिए इस तरह की चीजें कही थी। इसको तमिल नेशनल अलायंस जो है उसने क्या करा, उसने पूरा का पूरा रिजेक्ट कर दिया। तमिल नेशनल अलायंस ने कैटेगोरिकली रिजेक्ट कर दिया कि जिसके अंदर किस कहा था, किसने, विक्रमसिंघे ने ये कहा था कि हम आपको 13 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दे देंगे, पर पूरा नहीं देंगे, आधा ही देंगे, जिसमें पुलिस की पावर हमारे पास सेंटर के पास रहेगी। इसको रिजेक्ट कर देते हैं यहाँ। अभी भारत के प्राइम मिनिस्टर ने फिर वापस से उनको याद दिलाया कि वी होप दैट द गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका विल फुलफिल द एस्पिरेशन ऑफ द तमिल्स के एस्पिरेशन को फुलफिल करेगी। और यहाँ पर ये बोला है एंश्योर ए लाइफ ऑफ रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी फॉर द तमिल कम्युनिटी ऑफ द श्रीलंका, और श्रीलंका की तमिल कम्युनिटी को रेस्पेक्ट और डिग्निटी प्रोवाइड करेगी। इंडिया एक्सपेक्ट्स श्रीलंका टू इंप्लीमेंट द 13th अमेंडमेंट। यहाँ पर बोला है कि 13th अमेंडमेंट आप लगाएं एंड एंश्योर ए लाइफ ऑफ रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी फॉर इट्स तमिल पॉपुलेशंस, सेड द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस तरह से यहाँ पर बोला है। तो आई होप 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। अभी ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के बोलने के बाद यहाँ पर ये डिसाइड हुआ है कि 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए सारी पार्टी, ऑल पार्टी मीटिंग एक कन्वीन करी जाएगी यहाँ पर, और सारी पार्टीज मिलकर ये डिसाइड करेगी किस तरह का लॉ बनना चाहिए, 13 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को किस तरह से अप्लाई करना चाहिए। अब देखिए ये तो कई बार हो चुका है, ऑल पार्टी मीटिंग्स तो कई बार हो चुकी है, पर यहाँ पर कहीं पे भी डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाती है। अब देखते हैं कि भारत मोदी जी के प्रेजेंस के अंदर क्या ये कर पाते हैं। अगर ये चीज हो जाती है तो 13 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर वहां पर लागू हो जाता है श्रीलंका के अंदर, तो भारत के लिए बहुत बड़ी एक डिप्लोमेटिक जीत होगी। आपको मैं ये याद दिला दूं कि श्रीलंका के अंदर अभी बहुत क्राइसिस वाली सिचुएशन आई थी, फाइनेंशियल क्राइसिस की सिचुएशन आई थी, उसमें भारत ने श्रीलंका की बहुत मदद करी थी। तो भारत का एक तरह से क्या है, कर्जा है श्रीलंका के ऊपर कि भाई जो दुख के अंदर भारत ने उसका साथ दिया था, तो भारत की भी बात माननी चाहिए श्रीलंका को। बट देखते हैं कि आगे क्या होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आपको 13 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पूरा समझ में आ गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से, जिसके अंदर इंडिया और श्रीलंका में हमेशा आपको ये टॉपिक परेशान कर सकता था, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।